नंदकिशोर आचार्य सर के साथ मैं बैठा हूँ ग्वालियर में। यहाँ पर सर एकदम अकेले साधना कर रहे हैं और 2002 से ये 2024 हो गया, तो 22 साल से लगभग अकेले रह रहे हैं और अपना साधना कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और हम लोग समझ सकते हैं कि एक चिंतक के लिए अकेले रहना कोई समस्या की बात नहीं होती है, तो ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों सर से ऐसे ही सामान्य बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगा कि बाकी जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सर को हम लोग पढ़ते रहते हैं, नाम सुनते रहते हैं पत्रिकाओं में। बातचीत इतनी आसानी से संभव नहीं होती है। तो सर आप यहाँ पर हैं, आपने बताया कि 2002 के बाद आप वर्धा यूनिवर्सिटी में रहे, फिर जयपुर में रहे, फिर अब यहाँ पर हैं, बीच में हैदराबाद में 8 साल हैदराबाद में रहे। तो इस दौरान रिटायरमेंट के बाद अभी तक बहुत शॉर्ट में अगर समझें तो क्या क्या काम हुआ जिसको आपको लगता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम की बातें होंगी? जैसे बहुत सारी किताबें आपने पब्लिश की, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। काम ग्वालियर में हम हैं और नंदकिशोर आचार्य सर के साथ बैठे हुए हैं और ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो जो सामान्य बातचीत हो रही थी, मुझे लगा कि आप लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट होगा, तो उसी सामान्य बातचीत को हम लोग जारी रख रहे हैं। सर हम लोग बात कर रहे थे कि 2002 में आप रिटायर हुए और उसके बाद से आप कई जगह रहे और ख़ास तौर से बहुत सारी पुस्तकें फिर आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा रही, सामने आई। उस चीज़ के बारे में बताइए कि क्या क्या बुक्स पब्लिश हुई और कहाँ कहाँ आप रहे। संक्षेप में हम इस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे रिटायरमेंट से पहले के काम। देखिए, रिटायरमेंट के बाद जितना काम मैंने किया उतना शायद जब नौकरी में था या व्यवसाय में था लगातार तब नहीं हो पाया। एक तो उस समय भी कविता, नाटक, हिंदी आलोचना, एक दो किताबें गांधी पर सब की थी। पर रिटायरमेंट के बाद जो काम हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम मैं मानता हूँ वो तो एक अहिंसा विश्वकोश का संपादन और प्रकाशन, फिर अहिंसा और शांति के विभिन्न आयामों पर लगभग 50 पुस्तकों का संपादन, लेखन मिला करके मैंने प्राकृत भारतीय अकादमी जयपुर के लिए किया। इसके अलावा इस बीच में गांधी पर पुस्तकें लिखी जाती रही। कुछ काम मैंने रजा फाउंडेशन के लिए भी किया। उसमें अनुवाद का काम भी था और मेरा मुख्य लेखन का काम भी था। इसी बीच में कुछ जो वर्धा में रहते हुए जो विद्यार्थी तैयार हुए थे उन्होंने भी मेरे को इस काम में बड़ी मदद की। जब मैं 50 किताबें तैयार कर रहा था प्राकृत भारतीय अकादमी जयपुर के लिए, संपादन का काम मतलब कुल मिला के अगर मैं संख्या बताऊं तो सब 100 से ऊपर हो जाती है। मेरा अपना लेखन, फिर मेरा अनुवाद, मेरे संपादन की किताबें, करीब 20 पुस्तकों का तो मैंने अनुवाद किया है। जो ज़्यादातर 5-6 किताबें शायद पहले ही की है, ज़्यादातर किताबें इसी बीच में अनुवाद की गई है। और उनमें आप देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण लेखकों की किताबें भी शामिल हैं। जैसे डॉक्टर दयाकृष्ण की किताब थी। सर जब आदमी, आपकी एज हो गई होगी 80? 78 क्रॉस हो रहा है। 78, हाँ, तो 78 क्रॉस हो रहा है। और हर एक से एक प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग चूंकि विचार से जुड़े हुए हैं, तो जीवन और मृत्यु को लेकर के आप क्या सोचते हैं, खासतौर से इस एज में आने के बाद जब आप पलट करके देखते हैं और आपके साथ के लोग, रिटायरमेंट के बाद का अब तक का जीवन और मृत्यु सीधे सीधे, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मृत्यु को लेकर तो मैं कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक जीवन है तब तक जीवन है, जब जीवन नहीं रहेगा तो फिर क्या सोचना है। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जीवन में सक्रिय नहीं रहते,
सक्रिय का मतलब कोई नौकरी करने से नहीं है, पढ़ने लिखने में, सोचने के लिए। आप लिखे भी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ते रहे, सोचते रहे। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप फिर मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं मृत्यु का इंतजार नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है होगी, कभी होगी तो होगी, उसको मेरे चाहने से भी नहीं रुक जाएगी। सोचते हैं कभी? नहीं, वैचारिक स्तर पर खास नहीं हाँ, वैचारिक स्तर पे तो मृत्यु मतलब उसके क्या अर्थ हैं, और लेकिन उसके अर्थ भी मुझे जीवन में दिखाई देते हैं। मतलब मृत्यु जो है वो एक प्रकार से जीवन के प्रति ही आपको अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि जब तक आप हैं तभी तक आप जी सकते हैं, और तभी तक आप कुछ कर सकते हैं, तभी तक आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकते, सोचा जा सकता है उसके बारे में। तो केवल सोचना जो है, मेरा सोचना मृत्यु के बारे में भी ऐसा ही होता है, वो कभी निराश करने वाला नहीं होता। उसमें भी मैं कुछ कविताएं भी हैं उस तरह की मेरी, अभी याद नहीं मुझे पूरी, लेकिन उनमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है कि इसके कारण से मतलब ये ख्याल आते ही जीवन के प्रति मेरा जो आकर्षण है और बढ़ जाता है, और अधिक कुछ और सार्थक करते रहे, यही जीवन है। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो फिर वो मृत्यु का इंतजार करना है। या फिर आप किसी आध्यात्मिक दुनिया में चले गए तो वो भी मृत्यु का इंतजार नहीं हुआ, तो आप एक अमरत्व की इच्छा करके जगह हैं। अध्यात्म आपके जीवन में कैसे है? अध्यात्म का मतलब मैं मानता हूँ जीवन के साथ में एकत्व का बोध। मैं जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर वगैरह में का अध्यात्म नहीं मानता हूँ। जब आप पूरी सृष्टि के साथ में, जीवन मात्र के साथ में, मनुष्य के साथ नहीं केवल, उसके साथ आप एकत्व महसूस करते हैं अपने अंदर, तो मुझे वही आध्यात्म बोध लगता है, वही मुझे धार्मिकता लगती है। बहुत शुक्रिया सर। सर आपने बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन का जिक्र किया। कश्मीर में आप लोग घूम रहे थे, चिनार का और जैसलमेर का, क्या है वो घूमना? देखिए, हम लोग गए थे कश्मीर नवंबर में, तो उस समय चिनार जो है बिल्कुल पक जाता है और सिंदूरी रंग हो जाता है, मतलब उसके पत्तों का। तो शाम के समय खासतौर से जब वो सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, उन पत्तों के ऊपर, तो वही प्रकाश जो है परावर्तित होकर के और फिर पूरे वातावरण में फैलता है। और ख़ासतौर से जो लोग वहाँ चलते फिरते हैं, स्त्री पुरुष, गोरे चिट्टे वो होती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन पूरा उनके चेहरे पर जैसे दिखाई देता है। तो एक दिव्य मतलब सौंदर्य की अनुभूति वहाँ पर होती है। लेकिन मैं आपसे कह ही दे रहा हूँ कि ये खाली रिफ्लेक्शन की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक यही चीज़ आप जैसलमेर में शाम के समय महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी सब पीला पत्थर है, सारे मकान एक ही पत्थर के बने हुए, एक ही रंग का पत्थर है, और उस पत्थर पर वो जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, और वो परावर्तित होकर के और फिर उसी तरह से वातावरण में वहाँ के लोगों पर के चेहरों पर पड़ता है। तो अब सब सारे लोग वहाँ उतने गौर वर्ण के तो नहीं जितना कश्मीर के लोग हैं, पर फिर भी जो गौर वर्ण के लोग वहाँ देखते हैं, तो ठीक वही बात आपको मुझे याद आ गई कश्मीर की बात। पहाड़ों का आपने जिक्र किया और एक अलग ही नजरिए से पहाड़ों को देखना। मुझे अज्ञे जी ने पूछा था, मैंने आपसे कहा कि तुम इतने जगह घूमे हो तो तुम्हें कौन सी जगह पसंद है ज़्यादा? मैंने कहा मुझे हिमाचल का एरिया ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कारण पूछा, अन्य पहाड़ों से क्या मतलब आप कैसे अंतर करते हैं? वैसे सभी कहेंगे पहाड़ एक जैसे होते हैं, सब जगह बर्फ़ गिरती है, सब जगह होता है। तो मैंने कहा मैं जब कश्मीर था तो मुझे लगता है कि कश्मीर में आप जैसे अपने अंदर से बाहर आना चाहते हैं, मतलब आप अपने को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई साथ हो आपके, ताकि आप उससे बात कर सकें, अपने को अभिव्यक्त कर सकें। हिमाचल में जब मनाली वगैरह में मैं था तो मेरा मन लगता था कि बिल्कुल अपने अंदर चला जाऊँ, किसी से कोई मतलब अभिव्यक्ति की जैसी ज़रूरत ही नहीं है, अपने ही अंदर कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, वो पर्याप्त है। तो अपने अंदर वो बाहर लाने की मतलब वहाँ वातावरण बाहर लाने वाला और यहाँ अपने अंदर ले जाने वाला है। सौम्य है कुमाऊँ, मैंने कहा बहुत ही, उनको तो खुद को स्वयं पसंद था, अक्सर वो जाते थे उस इलाके में, उनके साथ मैंने भी यात्राएं की उस प्रदेश की। तो मैंने कहा बहुत सौम्य है, सुंदर लगता है, लेकिन उसमें वो अंदर बाहर वाली बात नहीं आती कहीं। वो मतलब आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील करते हैं आप, लेकिन कोई विशेष ऐसा लगे कि आपको उस सुंदरता के अलावा, सौम्यता के अलावा कुछ और हो,
जो अपने आप में अच्छी चीज़ है, पर वो अधिक बुरी। गढ़वाल के पहाड़ जो है वो ऑफुल है, वो बिल्कुल जैसे आपके ऊपर हावी हो रहे हैं ऐसा लगता है सभी पहाड़, पर अलग अलग पहाड़ों का एक अलग अलग स्वभाव है अपना, और अलग अलग उसके प्रभाव है। अगर आप गहराई से, पहाड़ तो सब है, पेड़ भी वही है, नदियाँ भी हैं सब, तो सामान्य टूरिस्ट के लिए तो उतना पर्याप्त है, वो उसी के लिए जाता है। लेकिन अगर आप पहाड़ को फील करना चाहते हैं तो ये अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग प्रकार का फील होता है। और मैं हिमाचल को अधिक इसलिए पसंद करता हूँ कि मुझे अपने अंदर जाना, खासतौर से मनाली मनाली तो अद्भुत है। जब सुनते अब वो वैसा मनाली नहीं रहा जो आपने देखा था 77 में। अब मैं बरसती बर्फ में 4 दिन तक घूमता रहा हूँ मनाली। एक कविता थी मृत्यु पर, जी सर, मृत्यु को लेके कुछ कविताएं हैं, उसमें एक कविता में मैंने थोड़ा व्यंग्य किया है मृत्यु पर, और वो व्यंग्य इस प्रकार का है कि मैं मृत्यु से कह रहा हूँ कि भाई तू जब भी आएगी तो उसमें मुझे क्या डर है, क्योंकि जो मैं जी लिया वो तो मैं जी लिया हूँ, जो मैं जी लिया उसका तुम कुछ नहीं कर सकती, जो मैं नहीं जिया हूँ उस पर तुम कुछ करेगी तो उसकी क्या चिंता करनी, जो मैं जिया ही नहीं तो मेरा हो ही नहीं। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत, आपको मिलवा रहा हूं देश के जाने माने साहित्यकार नंद किशोर आचार्य जी से। वो इस समय ग्वालियर में हैं और हम इस समय ग्वालियर स्थित उनके घर आए हुए हैं।